हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आप सब जानते होंगे हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ये मौलिक अधिकार हमें किसके अगेंस्ट मिले हैं? स्टेट के अगेंस्ट। तो आर्टिकल 12 जो है ये पर्टिकुलरली, हालांकि ये किसी राइट की बात नहीं करता। हमें जो राइट्स मिले हैं वो आर्टिकल 12 टू 35 के बीच मिले हैं। आर्टिकल 14 से 32 के बीच हमें राइट्स की बात की गई है। लेकिन आर्टिकल 12 जो है पर्टिकुलरली वो बात करता है स्टेट की डेफिनेशन की। और हमें राइट्स किसके अगेंस्ट मिले हैं? स्टेट के अगेंस्ट। तो हमें जिसके अगेंस्ट राइट मिले हैं वो राइट कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो पहले ये जानना जरूरी है कि वो स्टेट है क्या चीज़। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 की। और आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों पार्ट पे एप्लीकेबल होता है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग बहुत वाइड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और कभी कोई बहुत नैरो भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक्ट्स, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे लॉ होते हैं जिसमें उस शब्द को सही तरीके से डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस वर्ड का मीनिंग पर्टिकुलर उस कॉन्टेक्स्ट में उतना ही रहेगा जितना उसको डिफाइन किया गया। तो इसी तरह से आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। और इससे पहले कि हम आर्टिकल 12 को समझें, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पार्ट 3 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो क्या है। एक हल्की सी झलक उस पर भी। दोस्तों, पार्ट 3 अगेन आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। अब ये आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये स्टेट को डिफाइन करता है कि आखिर राज्य है क्या चीज़, उसकी परिभाषा क्या है, क्या क्या चीज़ राज्य में शामिल होगी। उसके बाद आर्टिकल 13 कुछ भी ऐसे लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करते थे या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनेंगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे या उसको कम करेंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। तो आर्टिकल 13 उसकी बात करता है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार देता है। 14 से लेके 18 तक इन समानताओं की बात की गई है। और आर्टिकल 19 से लेके 20 तक हमें कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं। हम जब उन आर्टिकल्स पे आएंगे तो उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पर अदरवाइज आपको सिंपली बता दूँ, कुछ स्वतंत्रता दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आज़ादी, हमारी पर्सनल लिबर्टी की, हमारी राइट टू लाइफ, ये सारी चीज़ें 19 से 22 के बीच में है। उसके बाद आर्टिकल 23 और 24 जो है ये हमें देता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक बात करते हैं हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 हमारी जो भी कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति है, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किस एजुकेट कर सकते हैं उसको। और आर्टिकल 31 दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स में पहले दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इस राइट को हटा दिया गया। आज की डेट में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है एज एन आर्टिकल 300A। वहाँ पर हमें लीगल राइट के रूप में दिया गया है, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमें ये जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर इनका कहीं वायलेशन होता है तो उसके लिए हमें रेमेडी कहाँ से मिलेगी, उसकी बात करता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं है कि हमें वायलेट हो तो हम कहाँ से उसको क्लेम कर सकते हैं, तो उन राइट्स का कोई फायदा नहीं है। तो आर्टिकल 32 हमें वो राइट देता है। आर्टिकल 33, 34, 35 ये जो तीनों हैं, ये किसी प्रकार के राइट की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये बात करते हैं आर्टिकल 33 जो है कि जो हमें राइट्स दिए गए हैं इनमें अगर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो पार्लियामेंट को उसको पावर दी गई है। और आर्टिकल 34 जो बात करता है कि कहीं पे मार्शल लॉ होगा, जैसे कहीं आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है, तो वहाँ पे ये जो हमें राइट्स दिए हैं इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, उनकी बात की गई है। और आर्टिकल 35 जो है, जो हमें राइट्स दिए गए हैं, जो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन बनाने की
पावर दी गई है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट उसका स्नैप्सिस था। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में, जान लेते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है दोस्तों स्टेट की बात करता है, और स्टेट और कहा जाए तो सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन में जो दिया गया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। उसके बाद आती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत की संसद। उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी सरकारें, गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, ईच एंड एवरी स्टेट। उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सबकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानमंडल। अब यहाँ तक तो बड़ा क्लियर है दोस्तों, लेकिन अब बात आती है जो ये चीज़ है, इसके बाद इसमें स्टेट की डेफिनेशन में दी गई है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। अब ये जो लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हैं वो कौन सी होंगी? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी आती हैं। दूसरी बात, या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के नियंत्रण में आती हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर आती है, या फॉरेन गवर्नमेंट की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल बात ये तो क्लियर हो गई। लेकिन अब ये जो लोकल और अदर अथॉरिटीज हैं ये क्लियरली डिफाइन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की। तो लोकल अथॉरिटीज़ को स्थानीय प्राधिकारी को कहीं परिभाषित नहीं किया गया संविधान में या किसी और जगह पे। तो इसकी डेफिनेशन में ली जाती है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 से। वहाँ पर आर्टिकल 3 सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 में इसको डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि कोई म्युनिसिपल कमेटी हो, पंचायत हो, कोई लोकल बॉडीज हो, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कह लीजिए, सिंपल सी बात है, या कोई ऐसी बॉडीज जिनको गवर्नमेंट ने एंटाइटल किया हो, ऐसा पावर दिया हो कि वो म्युनिसिपल को या म्युनिसिपल से रिलेटेड फंड्स को मैनेज कर सकती हैं। तो वो सब किस में आएंगी? लोकल अथॉरिटीज में। तो इसका मतलब वो सब भी क्या मानी जाएंगी? स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। यहां तक भी ठीक है। अब दिक्कत आती है सबसे बड़ी बात कि ये जो अदर अथॉरिटीज हैं इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो जब किसी चीज को डिफाइन नहीं किया गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होंगे तो हमें उसके अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, हम इन राइट्स को क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये अदर अथॉरिटीज को जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब इस अदर अथॉरिटीज को जानने के लिए अलग अलग लॉ केसेस के द्वारा जो सामने डिसीजंस आए उनको ही मानकर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम कुछ केस लॉज को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इस अदर अथॉरिटीज को जान पाए। दोस्तों सबसे पहला केस था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 का केस। इसमें जो शांताबाई जो कि एक फीमेल हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला कि जस्ट बिकॉज शी इज ए फीमेल। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 जो कि फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन के, कुछ भेदभाव के ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिसमें एक सेक्स भी है। तो सेक्स के आधार पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो इसका मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये आई कि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन की जो उन्होंने बात की, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन में आती है? क्या यूनिवर्सिटी एक स्टेट है? तभी तो फंडामेंटल राइट्स हम क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई किया गया जिसको बोलते हैं यूजडम जनरस। अब ये यूजडम जनरस का प्रिंसिपल क्या है, इसको समझना जरूरी है। किसी स्टैट्यूट में, किसी एक्ट में अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, निश्चित वर्ड जिनका एक खास मीनिंग होता है, और उसके बाद कुछ जनरल वर्ड्स दिए गए हैं। अब जनरल वर्ड्स जनरल ही होते हैं, सामान्य, उनका कोई भी मीनिंग हो सकता है, वाइड मीनिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद वो जनरल वर्ड्स आए हैं तो उनका मीनिंग उसी स्पेसिफिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा और उन्हीं तक रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लॉ में बात की गई है कि ये लॉ एप्लीकेबल होगा फुटबॉल पे, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड अदर सच स्पोर्ट्स। तो ये जो एंड अदर सच स्पोर्ट्स की बात की गई है, ये जनरल वर्ड है। तो इसमें किसको लिया जाएगा, इसका मीनिंग? क्या यहाँ पे हम चेस की बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि ये जो पहले 3 स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट, आप देखेंगे तो ये आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आउटडोर गेम्स की बात करते हैं। लेकिन चेस एक इंडोर गेम है, तो ये उस पर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हॉकी की, तो क्या उस पर ये लागू हो सकता है? डेफिनेटली, कि वो उस कैटेगरी में आती है। तो यूज्डम जनरस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि ऑफ सेम काइंड, एक जैसे। तो जो भी जनरल वर्ड होगा वो अदर हो सकता है, एटसेट्रा हो सकता है, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं कभी कभी आप देखेंगे स्टैट्यूट में लास्ट में आते हैं, तो उस एटसेट्रा या अदर सच थिंग्स जब भी उसका मीनिंग लेंगे तो हम उन स्पेसिफिक वर्ड से लेंगे। तो यहाँ पे बात की गई कि जो अदर अथॉरिटीज की बात की गई है, कहाँ पर आई है? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हुई है, फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात हुई है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात, फिर लोकल अथॉरिटीज की बात, उसके बाद आती है अदर अथॉरिटीज। तो इसका मतलब अदर अथॉरिटीज से पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, तो हम उसका मीनिंग इन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग लेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जब मीनिंग इसका लिया गया तो पता चला कि यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंटल फंक्शंस है वैसा तो कुछ नहीं होता है, वैसी पावर्स तो उसके पास है भी नहीं। तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं माना गया। इसके बाद दोस्तों एक केस और आया, उज्जैन बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का केस। यहाँ पे बात की गई कि जो यूज्डम जनरस का प्रिंसिपल है, इसके लिए ये जरूरी है कि जो पहले स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जो निश्चित शब्द हैं जिनका सही मीनिंग निकलता है, वो एक जैसे होने चाहिए और सेम जीनस होने चाहिए। उनके अंदर कुछ कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन नेक्सस, एक संबंध होना चाहिए सीधा सीधा, वो एक जैसे लगे। जैसे मैं बात की थी वो क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल, सब एक जैसे आउटडोर गेम्स हैं, तो हम उसके बाद हॉकी को मान सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ बात की गई, ये जो पार्लियामेंट की बात है, गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात है, लोकल अथॉरिटीज की बात है, तो ये सारी एक जैसी नहीं है। इनके बड़े डाइवर्स फंक्शंस हैं, बड़े अलग अलग काम है, उनके अलग अलग तरीके की फंक्शनिंग है। तो ये प्रिंसिपल तो इस पर लागू ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यूज्डम जनरल्स प्रिंसिपल का ओवररूल कर दिया गया, क्योंकि उसमें कोई कॉमन संबंध नहीं था। इसके बाद दोस्तों केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 में। तो इस केस में जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बात हुई अगेंस्ट राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, तो ये देखना जरूरी था कि क्या राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड एक स्टेट के अंदर आता है। तो यस, यहाँ पे बताया गया कि ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, ये एक एक्ट से बना है, एक स्टैट्यूट से बना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से बना है 1948 से। तो ये क्योंकि स्टैट्यूट से बना है, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना है, तो डेफिनेटली इसको हम स्टेट के अंदर ले सकते हैं। तो राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड को एक स्टेट माना गया। इसके बाद दोस्तों कुछ और केस आए, उनको भी जान लेते हैं। जब इसमें बात हुई कि स्टैट्यूट से बना है राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड, तो इसको स्टेट माना गया। तो ऐसे और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो किसी पार्लियामेंट के स्टैट्यूट से बनी है, एक्ट से बनी है। तो उनके बारे में जब बात हुई तो उसमें पर्टिकुलर LIC, ये सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस था 1975 का। तो उसमें LIC, IFC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी जब बात हुई तो ये भी सामने निकल आया कि ये भी सब किसी स्टैट्यूट से बनी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है। तो इसका मतलब ये सारी अथॉरिटीज स्टेट कहलाएंगी। इसके बाद दोस्तों एक केस था सवाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक इशू था CSIR से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, कि क्या ये स्टेट है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्रीन में है, ध्यान देना दोस्तों, उसका मतलब क्या है कि उसको स्टेट माना गया है। और मैं जिनको रेड में लिख रहा हूँ समझ लीजिए वो स्टेट नहीं है। हाँ, वो क्यों नहीं है उसकी बात करते हैं। हालांकि ये कहा गया कि CSIR जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है, गवर्नमेंटल फंक्शंस कर रहा है सब कुछ, लेकिन CSIR किसी स्टैट्यूट से नहीं बना, किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया है। और वो क्योंकि स्टैट्यूटरी करेक्टर नहीं रखता है, तो इसलिए उसको स्टेट नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये पहली रूलिंग की बात करो, इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों केस आया एक, ये केस ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 का केस है। इस केस में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ टेंडर्स इनवाइट किए और उनमें एक एप्लीकेंट थे RD शेट्टी, लेकिन उनको किसी डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, किसी भेदभाव के द्वारा उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया।
तो उन्होंने जब कहा कि मेरे मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है, कि मेरे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया गया है, तो बात ये सामने आई, ये डिस्क्रिमिनेशन की जब बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट के दायरे में आती है? तो यहाँ पे सामने निकल के आया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोर्ट ने बोला कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के द्वारा बनाई गई है, यानी कि किसी लॉ के द्वारा बनाई गई है। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अपनी पावर एक्सर्ट करती है, एक्सरसाइज करती है, यहाँ तक कि उसके चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करने में, उनके मेंबर्स अपॉइंट करने में, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल है। तो इसका मतलब ये स्टेट के दायरे में आएगी। तो इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट माना गया। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक केस और आगे आया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का केस। ये एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर की बात थी। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम, और जैसे आप जानते हैं एंट्रेंस में कुछ एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है, वाइवा वोस कह सकते हो उसे। तो उसमें कुछ ऐसा लगा कि उसके बाद कुछ पार्शलिटी हुई है। तो यहाँ पे सिचुएशन अगेन वही थी कि क्या वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट के दायरे में आता है? तो वहाँ पे वही करेक्टरिस्टिक्स जो इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी, कुछ फैक्टर्स बताए गए थे कि हम किसी को ये चेक करना चाहें कि वो स्टेट के दायरे में आता ही नहीं आता, तो कुछ 6 फैक्टर्स दिए गए थे। तो वो 6 फैक्टर्स यहाँ पे फिर अगेन सामने लाए गए कि वो 6 फैक्टर यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं नहीं होते हैं। तो वो 6 फैक्टर्स क्या है पहले वो जान लेते हैं दोस्तों। ये था कि सबसे पहली बात कि वहाँ का जो कॉरपोरेशन, जो अथॉरिटी है, जो भी है, उसकी जो शेयर कैपिटल है मेजर, क्या वो गवर्नमेंट द्वारा होल्ड की जाती है? क्या उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है? क्या वो जो अथॉरिटी या कॉरपोरेशन है उसको कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ राइट दिया है कि वो कुछ मोनोपोलिस्टिक टाइप का काम कर रहा हो? मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या है कि केवल वही कर सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पुलिस की। अब पुलिस किसका फंक्शन है? गवर्नमेंट का। आम आदमी की पुलिस नहीं हो सकती। तो क्या ऐसा कोई मोनोपोलिस्टिक काम कर रही है वो कॉरपोरेशन या संस्था? उसके बाद क्या उसमें डीप कंट्रोल, दोस्तों यहाँ डीप कंट्रोल, परवेसिव कंट्रोल की बात की गई है कि हो सकता है सरफेस लेवल पे, ऊपरी लेवल पे हो सकता है मैनेजमेंट किसी और का हो, लेकिन क्या डीप कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें? उसके बाद क्या उसकी जो फंक्शनिंग है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के कुछ काम कर रही थी? क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो स्टेट के दायरे में आती है, गवर्नमेंट का काम क्या है? पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम करना, पब्लिक हित में काम करना। तो क्या वो जो कॉरपोरेशन है, वो जो संस्था है या वो जो अथॉरिटी है, वो कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम कर रही है? और क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था वो उस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किया गया? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बहुत स्टेट्स में आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ना करके कुछ कॉरपोरेशंस को ट्रांसफर करती है। तो उस कॉरपोरेशन भले ही प्राइवेट हों, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं। उनको एक डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया गया एक तरह से, तो वो सब स्टेट के दायरे में आते हैं। तो ये फैक्टर्स अप्लाई किए गए उसको देखने के लिए, एंड इट वाज प्रूव्ड कि यस इट इज अ स्टेट। इसके बाद दोस्तों एक केस और था, ये ध्यान देने वाली बात है, ये खास करके जो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है। और आज जैसे आप देखेंगे चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी का केस है 1992। तो इसमें एनसीईआरटी के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, एनसीईआरटी के बारे में कहा गया कि पहली बात तो इस पे डायरेक्ट कंट्रोल कोई गवर्नमेंट का नहीं है, इसकी मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है, ये कोई ऐसा गवर्नमेंटल फंक्शंस काम नहीं कर रहा जिसको हम सिर्फ गवर्नमेंट के काम कह सकें। तो ये एनसीईआरटी इज नॉट ए स्टेट। ध्यान देना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि क्या एनसीईआरटी एक स्टेट है। इसका दोस्तों एक केस था प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस। यहाँ पे ध्यान देना, कुछ केस को रिवर्स भी किया गया जो पहले हमने बात कर चुके हैं। यहाँ पे ये माना गया कि भले ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी किसी स्टैच्यूट से नहीं बना है, इसका कोई स्टैच्यूटरी करेक्टर नहीं है। आपको ध्यान होगा CSIR के बारे में कहा गया था कि उसका स्टैच्यूटरी करेक्टर नहीं है, वो किसी लॉ द्वारा नहीं बनाया गया।
तो वो स्टेट में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को नहीं माना गया। यहाँ पे देखा गया कि क्या फाइनेंशियल कंट्रोल, फंक्शनल कंट्रोल या उसका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। अगर ये सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के ही काम कर रही है, तो वो स्टेट के दायरे में आएगी। तो यहाँ पे इसको स्टेट माना गया। और इसी के साथ अगर कहा जाए तो CSIR को भी स्टेट माना जाएगा इसके आधार पे, भले उसका स्टैट्यूटरी करेक्टर नहीं है। एक केस और है इसके बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस, एंड इट रिलेट्स टू BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। भले ही बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्रिकेट की जब बात करते हैं तो पूरे इंडिया में उसका मोनोपोलिस्टिक नेचर है, पूरे क्रिकेट को वही कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि पहली बात, ये जो BCCI है ये भी अगेन किसी स्टैट्यूट, किसी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा नहीं बनाया गया है, और इसकी फंडिंग जो है वो भी गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इस पर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी स्टेट नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक ठीक है, आपको कुछ लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में आइडिया, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ होती हैं, ये स्टेट के दायरे में है या नहीं है। हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के इनको समझ सकते हैं। अब सबसे मेजर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जुडिशरी, न्यायपालिका, ये एक स्टेट है या ये एक स्टेट नहीं है? तो इसके बारे में कहीं कहा ही नहीं गया। चलिए दोस्तों, इस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पॉसिबल हो सके, मैंने पूरी कोशिश की है इसको बड़े साधारण शब्दों में समझाने की, तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि मैं इसको और बेटर कर पाऊँ। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा ऐसी और वीडियोस बड़े साधारण शब्दों में, बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आम आदमी को समझ आ सके, मैं लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या जुडिशरी स्टेट मानी जाएगी। इसके ऊपर भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग केसेस हुए, उनको समझ लेते हैं। तो एक केस था 1967 का, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें कहा गया कि नो क्लियर कट डिसीजन वाज गिवन, बट इट वाज सेड जुडिशियल ऑर्डर कैन नॉट बी सेड टू वायलेटिंग fundamental rights, thereby there is no point filing a writ against such order. Of course, aggrieved party can go to appeal. इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं दिया गया कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है, लेकिन एक बात कही गई कि जो जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करती हैं। आप सब जानते होंगे कि जो जुडिशरी का ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है, क्या हम उसके अगेंस्ट कोई रिट फाइल कर सकते हैं? क्या रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं? हाँ, उसके अगेंस्ट हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम अपील में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने एक डेथ सेंटेंस दिया। डेथ सेंटेंस क्या है? आर्टिकल 21 आप जानते हैं, राइट टू लाइफ। लेकिन अगर मुझे कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है तो ये तो मेरे फंडामेंटल राइट टू लाइफ का वायलेशन हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ? नो, मैं उसके लिए अपील में जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे यही बात की गई कि अगर कहीं ऐसा वायलेशन लगे तो आप अपील के लिए जा सकते हो, बट आप रिट फाइल नहीं कर सकते हो। इसके बाद एक केस और था, AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 का। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट ओवररूल प्रीवियस केस बट हेल्ड दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले केस को ओवररूल तो नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स ये कहा कि आप आर्टिकल 12 के पर्पस के लिए जुडिशरी को भी स्टेट मान सकते हो। और इसके बाद दोस्तों एक केस हो रहा है जिसमें थोड़ा और डिटेल में इसको समझाया गया, और ये केस क्या है? रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 का केस है। इसमें इसको अलग अलग फंक्शन के आधार पे बताया गया। पहली बात ये कि जब कोर्ट कोई ऐसा काम कर रही हो जो जुडिशियल कैपेसिटी में कहा जाए, जैसे न्याय से रिलेटेड काम, तो वो स्टेट नहीं है। लेकिन जब वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही हो, तो उसको स्टेट माना जाएगा। आप सब जानते होंगे, जैसे कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट में डेफिनेटली जुडिशियल काम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जानते होंगे कि हमारे एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाती है हाई कोर्ट। तो एग्जामिनेशन क्या जुडिशियल फंक्शन माना जाएगा? नहीं। तो वहाँ पर कोर्ट क्या काम कर रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है।
तो उस कैपेसिटी में जब काम करेगी, सपोज एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में हमें लगा कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो उस केस में हम जुडिशरी को, कोर्ट को एक स्टेट मान के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट रेट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है स्टेट को समझाने की, उसमें पर्टिकुलरली जो चीज़ें क्लियर हैं, वो गवर्नमेंट की बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, वो बड़ी क्लियर हैं। लोकल अथॉरिटीज़, जनरल क्लॉजेज एक्ट से हमने समझ लिया, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ को समझना मुश्किल था। उसके लिए कुछ केसेस मैंने बताए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और फिर भी ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन था कि क्या जुडिशरी स्टेट है, तो आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा। सो आप सभी को, और मेरे साथ आप बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।